नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने दोहा में इजरायल के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया। नेपाल में हिंसक झड़पों में मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हुई। भारतीय विमानन कंपनियां आज से काठमांडू के लिए सामान्य सेवाएं दोबारा शुरू करेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद फ्रांस में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू। रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की यूटा में गोली मारकर हत्या। और ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की और दोहा में हाल में हुए इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत कतर की संप्रभुता पर आघात की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि भारत संवाद और कूटनीति से मुद्दों के समाधान और टकराव से बचने का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का दृढ़ता से समर्थन करता है और किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने तथा गाजा में युद्ध विराम, मध्यस्थता और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयासों के लिए कतर की भूमिका की सराहना की। शेख तमीम ने कतर और वहां की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत कतर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 8 सितंबर को युवा प्रदर्शनकारियों के आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देशव्यापी आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 713 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 55 लोगों को अस्पताल में भेजा गया है। इस समय कुल 253 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर के कुल 28 अस्पताल घायलों का इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं शुरू की गई हैं। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में ये प्रदर्शन 8 सितंबर को काठमांडू में शुरू हुए थे। इधर एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन ने घोषणा की है कि वो नेपाल में हाल ही में हुए घटनाक्रम के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली से काठमांडू के बीच विशेष उड़ानें चला रही हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं और आज भी चलेंगी। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे उड़ानों की स्थिति वेबसाइट पर जाकर देखें। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि वो आज से काठमांडू के लिए और काठमांडू से 4 दैनिक उड़ानें फिर से शुरू करेगी। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाने के लिए 2 विशेष राहत उड़ानें भी संचालित होंगी। इस बीच नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान कंपनियों को उचित किराए लेने की सलाह दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नेपाल की वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों के साथ पटना सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्य सचिव ने भारत नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी किए जाने के निर्देश दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है। मैक्रों के वफादार सेबेस्टियन लेकोर्नू की कल प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन के बैनर तले हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के दौरान मची अफरा तफरी के शुरुआती घंटों में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैक्रों सरकार ने बड़े पैमाने पर अराजकता रोकने के प्रयास में देश भर में 80,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कई क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाए, आगजनी की और प्रदर्शन किए। कल राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने वफादार रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो 12 महीनों में चौथे प्रधानमंत्री हैं।
मीडिया खबरों के अनुसार शीर्ष पदों पर तेजी से हुए बदलावों ने जनता में व्यापक असंतोष पैदा किया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर एक और वफादार को चुनकर मतदाताओं की निराशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह संस्थापक चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना यूटा वैली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किर्क की मृत्यु की पुष्टि की। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी स्थानीय समय अनुसार लगभग 12:10 पर हुई और घटना के तुरंत बाद संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। चार्ली किर्क राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से एक थे। वे एक रूढ़िवादी टिप्पणीकार और पॉडकास्ट होस्ट थे जिनके लाखों फॉलोअर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much. अमेरिका में ही एक अन्य घटना में डेनवर उपनगर के एक स्कूल में कल हुई गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना कल दोपहर स्कूल परिसर में हुई। ओरेकल के संस्थापक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले एलन मस्क को यह दर्जा हासिल था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलिसन की संपत्ति $393 अरब हो गई है, जो मस्क की $385 अरब की संपत्ति से ज्यादा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वैध वीजा वाले चीनी नागरिकों को अपने कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकना शुरू कर दिया है। यह कदम अमेरिका और चीन के बीच तेज होती अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने इस नीतिगत बदलाव की पुष्टि की है। नासा की प्रेस सचिव बेथानी स्टीवंस के अनुसार नासा ने चीनी नागरिकों से संबंधित आंतरिक कार्रवाई की है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चीनी नागरिकों की अनेक सुविधाओं और गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। मैक्सिको सिटी के इस्टाप्लापा जिले के राजमार्ग पर एक गैस टैंकर ट्रक में विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत हो गई और 67 घायल हो गए। कम से कम 19 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। विस्फोट के कारण पूरे इलाके में आग लग गई, जिससे व्यापक क्षति हुई और वाहन जल गए। मैक्सिको सिटी की सरकार प्रमुख क्लारा ब्रुगाडा ने विस्फोट को आपात स्थिति बताते हुए कहा कि घटना की जांच की जा रही है। अगली सूचना तक सड़क मार्ग बंद रहेगा। एशिया कप T20 क्रिकेट के ग्रुप ए मैच में कल भारत ने यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। ये मैच T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में चौथा सबसे कम समय में पूरा होने वाला मुकाबला रहा। पूरे मैच में सिर्फ 106 गेंद डाली गईं। 58 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने केवल 27 गेंद में 1 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद रहे। कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 10 गेंदों में 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने भी असरदार प्रदर्शन किया। आज ग्रुप बी में बांग्लादेश और हांगकांग आमने सामने होंगे। अबू धाबी में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे से खेला जाएगा। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज नूपुर शिवराण महिलाओं के 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल में खेले जा रहे मुकाबले में नूपुर ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोय सोतीमंबोवा को 4-1 से हराकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने दोहा में इजराइल के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया। नेपाल में हिंसक झड़पों में मृतकों की संख्या 30 हुई। भारतीय विमानन कंपनियां आज से काठमांडू के लिए सामान्य सेवाएं दोबारा शुरू करेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद फ्रांस में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू। और रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की यूटा में गोली मारकर हत्या। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।